क्या हाल चाल है दोस्तों। आ चुके हैं हम दोबारा एक न्यू फेज के साथ जिसमें हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने जो फर्स्ट फेज पढ़ा उसके अंदर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ फैक्टर्स, ये सारी मेजर मेजर चीजें हमने डिटेल में एंड इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब डिटेल में हमने कवर करी। अब बारी आ चुकी है कि हम स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ के, है ना, स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर हम उसके अंदर और नई नई चीजें ढूंढें जिसके वजह से आपको और ज्यादा इन्हेंसमेंट मिले आपके मार्किंग करने में। क्यों कर रहे हैं हम ये, है ना, हर चीज में पूछो अपने आप से क्यों, क्या रीजन है भाई। देखो हम इसलिए कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर और ज्यादा एडवांस चीजें ढूंढने के लिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर से हमें एंट्रीज नहीं मिलेंगी। हमें एंट्रीज करने के लिए एक स्टेप मिल जाएगा, हमें इनिशियल बेस मिल जाएगा कि हम किसके बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, क्या हम बुलिश ले रहे हैं या बेरिश लेने वाले हैं, लेकिन कहाँ से लें, मेन चीज कहाँ से लें। आज वही सारी चीजें हम इस वाले फेज में कवर करने वाले हैं। इस फेज में कुछ 4-5 हमारी क्लासेस रहेंगी जिसके अंदर हम एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर सप्लाई या डिमांड उसे बोल सकते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। अब एक्चुअली में सप्लाई और डिमांड तक पहुंचने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स से बढ़ना पड़ेगा। हम पहले वो छोटे छोटे स्टेप्स को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम सीधा सप्लाई एंड डिमांड पे कूदेंगे। और सारे सप्लाई डिमांड पे भी काफी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाकर भी सही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक बनाकर भी उस पर फेल कर जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आप गलत चीजें देख रहे हैं, गलत तरीके से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको बेस नहीं पता कि आखिर एक ऑर्डर ब्लॉक मेन नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट अ मेन थिंग। ऑर्डर ब्लॉक से भी पहले, उससे पहले एक छोटी सी चीज आती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। आपको वहां से ज्यादा ट्रेड्स मिल सकती हैं या फिर बोल सकते हैं आपकी एंट्रीज आप मिस नहीं करेंगे। समझ गए? देखो ऑर्डर ब्लॉक मेन चीज नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है उससे पहले आपको समझना पड़ेगा उससे ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है। ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए आपको कुछ उससे पहले के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक आईएफसी, लाइक ऑर्डर फ्लो है, एंड हमारा उसके बाद बोल सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड देन रिफाइनमेंट। ये सब 4 या 5 क्लासेस होने वाली हैं इसके अंदर, जिससे हम सीखेंगे कि और ज्यादा अच्छे से एंट्रीज और या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम आरआर कैसे अचीव करें। समझ गए? तो चलते हैं हम सीधा चार्ट की तरफ और मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाएंगे। उससे पहले आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं ताकि ऑर्डर ब्लॉक बनाने में आपको आसान हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्त, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो एक्चुअली में हमें पहुंचना है ऑर्डर ब्लॉक तक, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंचने वाले। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है उसके लिए हम उससे पहले छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। हमारी आईएफसी, हमारी एफवीजी एंड हमारा ऑर्डर फ्लो। जब आप इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको खुद ही एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ जाएगा जहां से आप एंट्रीज ले सकते हैं। याद रखो मैं इस वाले फेज के अंदर एंट्रीज नहीं सिखा रहा हूं, हम बस ये सीख रहे हैं कि आखिर आप ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां से आप देख सकते हैं आप एंट्रीज बनाने के लिए, या फिर आप उसे पीओआई भी बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उस पॉइंट पे मेरा प्राइस आने पे मैं अपना इंटरेस्ट शो करूंगा कि मैं मार्केट में कुछ ना कुछ चीजें कर सकता हूँ। चाहे वो बाय करना हो चाहे वो सेल करना हो, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आखिर हम करेंगे कहाँ से, ढूंढेंगे कहाँ से। वो सब चीजें अगर हमें पता लग जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। तो आगे हमारा फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले आईएफसी है आज का क्लास का, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है आईएफसी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक। देखो दोस्तों, आईएफसी का फुल फॉर्म है हमारा इंस्टीट्यूशन, या फिर बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। अब ये हम हर बार की तरह इसको छोटा छोटा तोड़ेंगे और छोटा छोटा मोड़ेंगे और इन सबको ऐड करके एक रिजल्ट बनाएंगे जिससे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें निकल के आएंगी। क्या है इंस्टीट्यूशनल्स? देखो दोस्त, इंस्टीट्यूशन बोलिए या इंस्टीट्यूट बोलिए या फिर इंस्टीट्यूशंस बोलिए, इंस्टीट्यूशनल बोलिए, सब कुछ एक ही बात है। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम का मेरा मतलब है जैसे कि इनको क्रिप्टो में हम वेल्स भी बोलते हैं, इनको हम बैंक्स भी बोल सकते हैं, इनको हम हेज फंड्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनको कोई भी एक लाइक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिलियनियर्स बोल सकते हैं, या फिर आप इनको स्मार्ट मनी बोल सकते हैं, या फिर आप इनको इंडिया मार्केट में ऑपरेटर बोलते हैं तो ऑपरेटर बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इनको बिग प्लेयर्स बोल सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इनके नाम हजारों लाखों हैं लेकिन इनका काम एक ही है।
काम है इनका मार्केट में वॉल्यूम लेके आना, मार्केट को चलाना। इनको मार्केट मेकर भी बोल सकते हैं, मार्केट मेकर। ठीक है। अब मार्केट का मेकर वही होगा ना जो मार्केट को चलाएगा। वो कहाँ से उनको उठाना है, कहाँ से इनको गिराना है, वो इनको सारी चीजें पता है पहले से, क्योंकि इन्हीं के हाथ में है सबसे ज्यादा एक कीमती चीज जो हमारे पास नहीं है। वो कीमती चीज क्या है दोस्त? वो कीमती चीज है पैसा। जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा है उन्हीं को ही बोलेंगे कि वही हमारे मार्केटिंग करता धरता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही थोड़े हमारे बड़े बड़े मूव्स आएंगे, और हमारे बड़े बड़े मूव से ही हमारे पर ट्रेंड बनेंगे, हमारे वॉल्यूम क्रिएट होगी, हमारे पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, या फिर बोल सकते हैं हमारी मार्केट में डायरेक्शन मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस हंट होगा। यस, हमारे यही लोग हैं रिस्पॉन्सिबल जो स्टॉप लॉस हंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये स्टॉप लॉस हंट नहीं करते। स्टॉप लॉस तो बस एक बहाना है कुल मिला के ऑर्डर्स को पकड़ना है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम ऑर्डर फ्लो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इन लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, इसीलिए मार्केट में ये टिके रहते हैं। अभी हमें कैसे पता इनके पास ज्यादा पैसा है? हम किसी से कंपेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इनके पास पैसा है या तो नहीं। तो कंपेयर हम करने वाले हैं किससे? रिटेलर से। अब काफी ज्यादा लोग ऐसा सोचते होंगे कि रिटेलर वो हैं जिनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रिटेलर बस वो हैं जिनके पास थोड़ा कम अमाउंट ऑफ मनी है, कम पैसा है, और कुछ नहीं, कम कैश है, कम हमारे पास बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए धन है, धनराशि। तो देवियों सज्जनों, कुल मिला के बात ये पड़ी कि रिटेलर्स के पास कम पैसा है और इन इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा पैसा है, तो इनके बीच अगर लड़ाई कर दी जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिनके पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि यही मार्केट को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रिटेलर हैं, मतलब मैं भी रिटेलर में आता हूँ, हम सब रिटेलर में आते हैं जितने भी हम कॉमन आदमी। अगर आपसे बोलूं कि दोस्त आपको गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है तो आप कितने लॉट ले सकते हैं? 0.1, 0.011, 0.01 लेता है कोई। चलो एक लॉट ले लिया आपने पैसे जुगाड़ करके, चलो 5 लॉट ले लिया आपने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके, इससे ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे। चलो मान लिए 10 लॉट ले लिया यार, क्या बहुत अमीर हुआ। और भी ज्यादा लेना है लॉट, चलो अपने आसपास पड़ोसी से ले लिया, दोस्तों से ले लिया, उधारी ले लिया, तो चलो आप बोल सकते हैं आप 100 लॉट तक पहुंच गए, आपने 100 लॉट्स बाय कर लिए। इसके बाद एक लिमिट रीच हो जाएगी ना कि भाई अब पैसे खत्म उधारी के भी, वहां पे ये लोगों के पैसे स्टार्ट होते हैं, कह सकते हैं। हम लोग इतने लॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो इनके लॉट्स हजारों में होते हैं। 10,000 लॉट्स लगा दिए इन्होंने, 1 लाख लॉट लगा दिए इन्होंने, 3 लाख लॉट लगा दिए इन्होंने, 300 के जिसे हम बोलते हैं, 1 मिलियन लॉट्स लगा दिए। इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये जितने मर्जी लॉट लगा सकते हैं, इनके पास बहुत पैसा है। अब मुझे खुद बताओ, मार्केट में जिनके पास पैसा है, जो मार्केट को खुद चला रहे हैं, जो मार्केट मेकर है, क्या वो खुद लॉस में रहेंगे कभी? इनकी पोजीशंस भी लॉस में होती हैं, ये भी पोजीशंस कट करते हैं, लेकिन एंड में जाके ओवरऑल ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि यही है भाई जो चला रहे हैं, इनको ही अपनी डायरेक्शन बनानी है, हमें इन्हीं के हिसाब से आगे चलना है। अब मुझे खुद बताओ, अगर ये लोग कभी लॉस नहीं करेंगे, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या आपका पैसा कैसे बनेगा मार्केट में? क्या ऐसे बनेगा कि आप इनसे कंपीट करने लग जाओ, इनके अपोजिट जाने लग जाओ कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि चलो लॉन्ग लेते हैं, लेकिन आप शॉर्ट मारने लग जाओ अपने सेटअप को देख के? नहीं। हमेशा फायदा उस चीज में है अगर आप बड़े बड़े लोगों को फॉलो करोगे, इनकी परछाई में चलोगे, या फिर आप पहचान पाओ कि आखिर ये लोग इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हैं, तो आपका सारा काम वहीं खत्म। अगर ये लोग कभी लॉस में रहेंगे ही नहीं, या फिर बोल सकते हैं ओवरऑल इनको पता है कि मुझको डायरेक्शन कहाँ लेके जानी है, अगर हमने उसी डायरेक्शन में पकड़ लिया, उसी एंट्री पॉइंट पे हमने एंट्री मार ली, तो हम भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। लेकिन जो मैं आपको एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ ये मिक्सचर है हर चीज का। आपको बस मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये वाला टॉपिक इधर का है, ये वाला टॉपिक इधर का है, इसलिए हम बोल सकते हैं कॉमन हम एसएमसी पढ़ रहे हैं। और स्मार्ट मनी है ये जो अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो क्यों ना हम भी इन्हीं की स्ट्रेटेजी सीख लें, इन्हीं की ट्रेडिंग स्टाइल सीख लें कि अगर ये कहाँ से ट्रेड लेने वाले हैं, अगर हम भी वहीं लगा लें, या फिर हम भी पहचान लें कि ये कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हम भी प्रॉफिट में रहेंगे। पर होगा कैसे? चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बैठा है अभी, नीतीश एफएक्स, आपको सिखाएगा एक एक चीज तगड़ी तरीके से। देखिए दोस्त, इंस्टीट्यूशंस का मतलब समझ गए। फंडेड का मतलब क्या है? फंडेड का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है फंड, और फंड मींस डायरेक्टली पैसे, मनी। कैंडल क्या है? कैंडल तो आप ऑलरेडी आप सबको पता है, कुछ इस तरह की आपकी कैंडल बनती है, इस तरह से। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं,
तो हमारे सामने क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि बड़े बड़े लोगों के पैसों से बनने वाली कैंडल ही हमारी आईएफसी कैंडल होती है, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल। अब बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, बड़ी कैंडल बनेगी, बिग कैंडल। तो आपके मार्केट में कभी भी कोई बड़ी मूव या फिर बोल सकते हैं कोई भी बड़ी कैंडल बनती है तो उसको हम बोलेंगे दिस इज माय आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जो कि हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम शो करती है मार्केट में। तो अगर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है हमारी मार्केट में, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर ट्रेंड बनेंगे, है ना, मार्केट के अंदर डायरेक्शंस आएंगी, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आएगी, मार्केट में वॉल्यूम आएगी तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। सिंपल सी बात। तो जहां भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स स्पॉट हो जाए, इसका मतलब है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं। समझ गए। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी दोस्त, कभी भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो एक्चुअली में जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होता है, इधर हमेशा एक बड़ी कैंडल होती है, हमेशा। इसी को ही आईएफसी कैंडल ज्यादातर बोलते हैं। ये ज्यादातर हमेशा उस जगह बनेगी जहां पर लोगों ने अपोजिट चला होगा उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए। ऐसा मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस खाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में स्टॉप लॉस नहीं खाए जाते, एक्चुअली में ऑर्डर्स फिलिंग होती है ये सब चीजें। तो कह सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट मारा था तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए थे। अगर मेरा मार्केट यहाँ से धीरे 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 चलता रहता है तो होता कि आधे लोग तो पहले ही निकल जाते डर के मारे कि भाई हमारे स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, हम निकल जाते हैं। इसलिए ही हमेशा किसी ब्रेक स्ट्रक्चर के टाइम आपने नोटिस करा होगा बड़ी कैंडल बनती है, चाहे वो बड़ी विक आए या फिर बोल सकते हैं बड़ी कैंडल के फॉर्म में आए, ताकि इनको निकलने का मौका ना मिले, उनके स्टॉप लॉस ज्यादा खा लिए जाए ऊपर तक। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल्स आ गए या फिर इंस्टीट्यूशंस आ गए या फिर हमारे स्टॉप लॉस हंट हो गया, किसके द्वारा, मार्केट मेकर के द्वारा। या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि जहां जहां मैं ट्रेड ले रहा हूँ वहां वहां मेरा मार्केट मेकर मुझे देख रहा है कि भाई मेरी ट्रेड कहाँ लगी, मेरे स्टॉप लॉस कहाँ लगी है, तो वो उसे खाने के लिए आ जाएगा। नहीं दोस्त, आप गलत जगह ट्रेड ले रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, हंट हो रहे हैं। पहचानेंगे कैसे? हमने बात करी थी बड़ी कैंडल के बारे में, तो आपके सामने एक बड़ी सी कैंडल बना देता हूँ, इसको मैं ग्रे कर रहा हूं ताकि आप बायस ना हो जाएं। कोई ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से मैंने आपके सामने कैंडल बना दी। ये मेरी जो कैंडल है इसको बोलेंगे दिस इज माई आईएफसी कैंडल। अब मुझे आईएफसी से मतलब नहीं है, मुझे आईएफसी से मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ना है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचने के लिए आपको आईएफसी की मदद लगेगी। तो एक बड़ी सी कैंडल बना दी, लेकिन इससे पहले भी दोस्त एक कैंडल एग्जिस्ट करती होगी, मैं बुलिश केस की बात कर रहा हूँ, और इससे पहले भी कोई एक कैंडल एग्जिस्ट करती होगी कुछ इस तरह। अकेली सिंगल कैंडल तो बनती नहीं है मार्केट में। तो अगर मैं इस कैंडल्स को नंबर दे दूं, दिस इज कैंडल नंबर 1, दिस इज कैंडल नंबर 2 एंड दिस इज कैंडल नंबर 3, तो द स्पेस बिटवीन टू कैंडल्स 1 और 3, द स्पेस बिटवीन टू कैंडल्स, अभी बोल सकते हैं द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल हमारा कहलाता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। बताया, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है, ये हमारा एफवीजी होता है। अब चाहिए हमारा रिवर्स में बने, मतलब बेरिश मार्केट में बने, या फिर जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बुलिश बनाया है इस केस में बने। कुल मिला के बात यह है कि दो कैंडल्स अगर आप बन रही हैं उनके बीच में गैप है, तो बोलेंगे उधर एक फेयर वैल्यू गैप है। और ज्यादातर केसेस में ये आईएफसी से बनता है, ज्यादातर क्या केसेस, हर एक केसेस में हमारे आईएफसी से बनता है। अब याद रखिए जितना बड़ा आपका फेयर वैल्यू गैप होगा उतना ज्यादा हमारे पास मार्केट में इम्बैलेंस होगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि दोस्तों एफवीजी इज नथिंग बट अ इम्बैलेंस इन आवर मार्केट। और मार्केट कभी भी इम्बैलेंस को छोड़ती नहीं है, मार्केट हमेशा अपने आप को बैलेंस आउट करके चलती है हमेशा। अगर ये इम्बैलेंस है, ये मेरा बोल सकते हैं एक तरह का इनएफिशिएंसी है, तो एक तरह का ये मैग्नेट है जो हमारे प्राइस को अपनी तरफ खींचेगा ऑलवेज। मतलब मेरा मार्केट बुलिश है, मेरा मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, हमेशा इसको फेयर वैल्यू गैप को टैप करना, फिल करना आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह की मैग्नेट है जो अपनी प्राइस को अपनी तरफ खींच लेती है जोर से। कैसा लगा? कुछ समझ आया? बिल्कुल आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आएगा। तो काफी लोग बोलते हैं कि दोस्तों फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर हम आपको एंट्रीज करना सिखाऊंगे।
अभी बस हम ऑर्डर ब्लॉक, एनएफवीजी, एनआईएफसी, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। हमारा आईएफसी कंप्लीट हो चुका है, आपने पहचान लिया आईएफसी क्या होता है, कैसे बनता है। मैं आपको लाइव मार्केट में भी जाके दिखाऊंगा। फेयर वैल्यू गैप आपने समझ लिया। अब फेयर वैल्यू गैप से ये हो सकता है यहाँ से उठ के वापस ऊपर चले जाए, या फिर हो सकता है इसको पूरा खा जाए। हमें उससे मतलब नहीं है क्या ये उठ रहा है या फिर इसको खा रहा है। हमें, मेरा मतलब है क्या इस इम्बैलेंस को बैलेंस आउट करा जा रहा है या नहीं। हमेशा मार्केट को अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस में ये रिवर्स कर जाता है, कुछ कुछ केसेस में इस तरह से निकल जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में पूरा पूरा खा लिया जाता है, क्योंकि एंड में मेन काम इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करना ही है, और कुछ नहीं। समझ आया? ये आपका आईएफसी कैंडल है, और इस फेयर वैल्यू गैप की मदद से आप मार्केट को पहचान सकते हैं कि आपका मार्केट कहां तक जाने वाला है। तो अगर मैं कभी शॉर्ट मारूं ऊपर से यहां से और इसको टीपी लगा लूं, तो मेरे लिए क्या बेस्ट चीज नहीं हो जाएगी? क्योंकि जब मुझे पता ही है मार्केट इसको फिल करने आएगा, तो क्यों ना मैं अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री के ऊपर लगा के इस तरह से, और टारगेट हमेशा 50% ऑफ एफवीजी ले लूं। हमेशा फेयर वैल्यू गैप का 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर बार टैप करें ये भी जरूरी नहीं है। तो आपको बस फेयर वैल्यू गैप को टैप करना है। तो इसलिए मैं इसको ज्यादातर टेक प्रॉफिट के रूप में लेता हूं, ना कि एंट्री के रूप में। इसको भी एंट्री के रूप में लेंगे, जब हम एंट्री मॉडल्स पढ़ेंगे उसके रूल्स अलग है। समझ गए? बिल्कुल। अब मैं आपको लाइव मार्केट पे चलता हूं लेकर, और आपको दिखाता हूं कि दोस्त फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, और उसको फिल करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से देखिए, आपको ढूंढनी है सबसे बड़ी कैंडल, एक बड़ी सी वॉल्यूम में बनी हुई कैंडल, जैसे कि ये, और कैंडल नंबर हमारी 1 और 3 के, ये सेकंड वाली हो गई। इन दोनों के बीच का गैप इज नोन एज फेयर वैल्यू गैप। तो बोल सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप हो गया इस तरह से। मार्केट कितना नीचे गई थी? मार्केट 1.426 से नीचे गिरते 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 1.020 तक आ गई, लेकिन उसको वापस ऊपर जाना पड़ा, रिट्रेस करना पड़ा। क्यों? फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, नथिंग एल्स। जैसे फेयर वैल्यू गैप फुल हो गया, हमारा मार्केट नीचे गिर गया। उसके बाद देखेंगे ध्यान से दोस्त, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, मार्केट से लेने नहीं आया, लेकिन मार्केट जल्दी ही यहाँ से उठकर या फिर कहीं और से उठकर, वो कहाँ से उठती है वो हम जब सीखेंगे धीरे धीरे ऑर्डर ब्लॉक करके, तब आप सीखेंगे कि हमारा फेयर वैल्यू गैप टैप हो जाएगा। यही सब कारण थे, यही सब रीजन थे मेरे बिटकॉइन के अंदर ये प्रिडिक्ट करना। आपको जब पता होगा, मैं लाइव स्ट्रीम से आपको कितनी बार बताया कि जब मेरा प्राइस 100K पे था तो 80,000 जाएगा, 80,000 जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास बहुत बड़ी वॉल्यूम आई थी, आईएफसी बनी थी, तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे दो कैंडल्स के बीच में गैप था, ये मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप था। तो हम कह सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट को फिल करने आना ही पड़ेगा। मार्केट इसको फिल करके चली गई, बिल्कुल ठीक है। सेकंड मेरा टारगेट 70,000 था, मार्केट से 85,000 था, इसको मार्केट फिल करने आई, यस मार्केट फिल करके चली गई। उसके बाद मेरा एक एफवीजी यहाँ पे बना हुआ था, जो हमारा प्राइस 75,000 था, एंट्री पॉइंट या फिर बोल सकते हैं टारगेट पॉइंट, इसको फिल करने आई, यस फिल करने आ गई। मार्केट तो यहां से 100 के ऑल टाइम हाई जाने के बाद 200 के भी जा सकती थी, बट भाई क्यों आई नीचे? क्या रीजन है? मार्केट में इनएफिशिएंसी पड़ी थी, बस ये रीजन है। इसी तरह आप कोई भी रैंडम पेयर में जाइए या फिर कोई भी रैंडम कॉइन में जाइए, आप किसी में भी जा सकते हैं। जैसे आपके सामने रैंडमली कोई भी हम खोल लेते हैं इसको, आप ध्यान से देखेंगे कि दोस्त, मेरा मार्केट में बहुत बड़ी वॉल्यूम आई थी, इनएफिशिएंसी आई थी, आईएफसी बनी थी, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया था, मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरी थी, लेकिन उसे वापस ऊपर आना पड़ा। क्यों? फेयर वैल्यू आपको फिल करने, फेयर वैल्यू आपको फिल करा एंड देन दोबारा डाउन। और जब दोबारा डाउन जा रही थी तब भी आईएफसी कैंडल आ गई, बहुत बड़े बड़े लोगों ने पैसा डाल लिया, यहाँ पे भी मेरा फेयर वैल्यू गैप बन गया, मार्केट से लेने आया, यस मार्केट इतना नीचे जाकर इसको फिल करने आया, फिर यहाँ से दोबारा गिर गया। क्यों? क्योंकि ये इनएफिशिएंसी थी, मेरे मार्केट में इम्बैलेंस था, मार्केट इसको फिल करना आना ही पड़ेगा। उसी तरह आप जितने भी हमारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो सब मार्क करेंगे और ढूंढेंगे क्या मेरा मार्केट इनको फिल करने दोस्त आया या नहीं। ध्यान से देखिए, ये मैंने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट से फिल करने आया, यस यहां पर इस तरह नीचे जाने के बाद भी मार्केट टैप करा 2 बार और नीचे की तरफ गिर गया इस तरह से। और अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट पे जाके, किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना था, क्या मार्केट से फिल करने आया? यस मार्केट से फिल करने आया। ये इनएफिशिएंसी है, क्या मार्केट इस साल फेयर वैल्यू को फिल करने आया? नहीं, लेकिन फ्यूचर में जरूर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि जितने छोटे छोटे टाइम फ्रेम बोले जाएंगे उतने ज्यादा फिर वैल्यू कैप मिलेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हर एक फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े टाइम फ्रेम की चलेगी हमारे मार्केट के अंदर। तो बड़े टाइम फ्रेम में जितने भी आपके फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है हमारे फिल करना। जैसे आपने एग्जांपल देखा बिटकॉइन के अंदर,
वैसे ही अगर मैं कोई और रैंडम में जाऊंगा और देखेंगे यहाँ पे दोस्त एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, तो मेरा मार्केट को क्या जरूरत पड़ी वापस नीचे से ऊपर आने की, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए। उसके बाद वो दोबारा रिवर्स कर गई। मैं फिर समझा रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स करे या ना करे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्या इनको फिल करा जा रहा है या नहीं। ये फिल करने के लिए ही बने हैं दोस्त, ये फिल करने के लिए बने हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाऊं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पड़ा हुआ था, क्या मार्केट से फिल करने आया? यस। देखो यहां तक मेरा मार्केट गया 20 दिसंबर, उसके बाद उसने टोटल हमारे 17 दिन लगाया, 17 दिन बाद जाके उसने फेयर वैल्यू गैप को फिल करा और फिर नीचे गिरा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन मैग्नेट्स को यूज करना हमारे प्राइस को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ज्यादातर केसेस में कॉइन टू कॉइन, पे टू पेयर डिपेंड करता है, उसके नीचे पर डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, क्या वो फेयर वैल्यू गैप से गिरेगा या फिर ऑर्डर बॉक्स से गिरेगा, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। समझ गए? ये था आपका आईएफसी का टॉपिक, ये था आपका बोल सकते हैं फेयर वैल्यू गैप का टॉपिक। ये चीज समझ आ गई हो तो हम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी रैंडम पेयर, कोई भी रैंडम कोई भी चीज ढूंढिए, उस पर प्रैक्टिस करिए और नीचे ये हैशटैग लगा के सेट एंड रिलैक्स मुझको टैग करिए इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर जहां आप चाहें वहां पर। आई विल रिप्लाई यू एंड आई विल हेल्प यू अगर आपको कंफ्यूजन है तो। बाकी आपके पास डिस्कॉर्ड मिलेगा, है ना? डिस्कॉर्ड इज पेड, आई नो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड मैं लोग लेना चाहता हूँ। और हम उधर जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व करेंगे, क्वेरी सॉल्व करेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे, लाइव चार्टिंग करेंगे, हमारे डाउट सेशंस होंगे, रैंडम चिट चैट होंगी एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और दूसरी क्लास के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक को और ज़्यादा करीब से, उससे पहले का एक और टॉपिक। ठीक है, ध्यान रखें अपना। थैंक यू।